हम रीट के सिलेबस को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन पेपर में से ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं, जो आ सकते हैं, और उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरीके से इन सब का हम किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हम निकालेंगे और सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो कि ये क्वेश्चन है, आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में और नियंत्रण में होते हैं। देखो, जो निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी को ही बाजार अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, भारत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें ना तो पूरी तरह बाजार अर्थव्यवस्था काम करती है, ना ही पूरी तरह इसमें सरकार का नियंत्रण रहता है या समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें दोनों का मिश्रण पाया जाता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि जिसमें सरकार एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सरकार ही विभिन्न संसाधनों के वितरण और उनके ऊपर उनका नियंत्रण रहता है कि जैसे जो मुख्य समस्याएं होती है अर्थशास्त्र की, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और उसका वितरण कैसे किया जाए, उन सब का निर्धारण कौन करती है? सरकार करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों पर नियंत्रण है वो निजी लोगों का ही रहता है। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी संसाधनों पर नियंत्रण किसका हो जाता है? सरकार का हो जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे कि इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कि जो विभिन्न समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की उनके बारे में, या फिर जो विभिन्न जो चरों के बारे में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बता ही दिया कि जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? मिश्रित है। और इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय दर का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? जो राष्ट्रीय मुद्रा जो है उसका विनिमय, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि एक्सचेंज रेट है ना, जो एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण कौन करता है? तो एक हमारा जो केंद्रीय बैंक है, जिसे हम RBI कहते हैं, जिसका जो एक्ट जो था वो 1934 था, और ये बना कब था? 1935 में। और इसका जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इस तरीके से जो व्यापारिक बैंक है उनका मुख्य काम क्या होता है? व्यापारिक बैंकों का काम होता है कि साख का निर्माण करना, है ना, साख सृजन करना। तो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक इस तरीके से, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट का निर्धारण करता है। उसके बाद आता है कि जो राजकोषीय नीति होती है, देखो दो प्रकार की नीतियाँ होती है, एक होती है मौद्रिक और एक होती है राजकोषीय। तो जो मौद्रिक नीतियाँ हैं उनका जो वो तो होती हैं RBI के थ्रू। RBI उनके थ्रू इकोनॉमी में जो भी उसको चेंजेस लाने होते हैं तेजी और मंदी की स्थितियों में, वो मौद्रिक नीतियों के थ्रू लाता है। और जो सरकार होती है उसको अगर ये सब करना है तो वो कौन सी नीतियों के थ्रू करती है? राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत करती है। तो RBI के जो मौद्रिक उपकरण है उनमें हम जैसे पढ़ते हैं कि बैंक रेट हो गई, CRR हो गई, SLR हो गई, और खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए। तो अलग अलग इसमें ये सब रहते हैं। जैसे रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई। तो ये सब जो मौद्रिक उपकरण हैं ये किसके द्वारा? RBI इन सब का यूज करता है इकोनॉमी में तेजी और मंदी की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरीके से जो सरकार जो नीतियाँ यूज करती है उसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीतियाँ। तो सरकार कौन कौन सी नीतियों का यूज करती है? जैसे कि सरकार सरकारी व्यय का एक्सपेंडिचर करती है, सरकार ऋण भी लेती है और सरकार टैक्स के रूप में जो उसको इनकम मिलती है उसको सरकारी प्राप्तियां भी होती हैं। तो इस तरीके से ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जो राजकोषीय नीति जो है, जो सरकार के द्वारा फॉलो की जाती है, उसमें वो सरकारी व्यय भी होता है और सार्वजनिक ऋण हो गया और सरकारी प्राप्तियां आ जाती है।
इस तरीके से आगे चलते हैं। सो राष्ट्रीय आय जो है इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपकी नेशनल इनकम है वो एनएनपी एमपी से आपकी राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम वो कैसे डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है वो किस तरीके। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भारत में अब जो राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है जिसे हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं वो एनएनपी एमपी को ही बोला जाता है। लेकिन मे भी ये क्वेश्चन पुराने बेस पे आ गया होगा, तो ये पूछ रहा था कि एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी में कैसे जाया जाए। तो एनएनपी एफसी से एमपी में जाने के लिए हमें पता है कि हम आईटी को माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को, और जो सब्सिडी है उसको हम उसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एमपी अवधारणा से एफसी अवधारणा में जाने के लिए हम टैक्स और या फिर इसको विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बट अगर ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ कल को आता है कि जो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, क्योंकि ये अवधारणा बदल दी गई है। पहले एनएनपी एफसी को राष्ट्रीय आय माना जाता था। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी को कम करने का उद्देश्य है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व में जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो इस वर्ल्ड बैंक का मुख्य काम क्या है, तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है ताकि पूर्वी देशों को उसको गरीबी से निकाला जा सके और पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके उस देश से। तो विश्व बैंक। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1995 में और 1 जनवरी। और इससे पहले जो संस्था थी वो कौन सी थी, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड। सो गेट जो है वो किस में चेंज हुआ, WTO में। और ये कब बना, 1 जनवरी 1995। भारत इसका शुरू से ही सदस्य है। और विश्व बैंक के बारे में हमने देख लिया, इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाता है, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है इकोनॉमी में वो ज़्यादा है, मतलब एक मिनिमम रेट से ज़्यादा हो जाता है, तो केंद्रीय बैंक कौन सी नीति को अपनाएगा। तो क्या होगा कि जैसे बैंक दर एक उसकी पॉलिसी रहती है, बैंक रेट कौन सी रेट होती है, जब RBI अपने अंडर जो उसके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लोन देता है, तो वो लोन जिस रेट पे देता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल अवधि के लिए, तो वो रेट क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। तो अगर ये बैंक रेट ज़्यादा होगी तो व्यापारिक बैंक जो है वो भी जनता को जब ये ऋण देंगे तो वो किस दर पे देंगे, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, तो लोगों की उस ऋण के लिए मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो क्या होगा कि जब ये मुद्रास्फीति का स्तर जब बढ़ जाता है तो केंद्रीय बैंक का ये व्यू रहेगा कि हम इकोनॉमी में जनता के पास जो पैसा है उसको हम कम जाने दें ताकि उनकी डिमांड जो है वो कम बढ़े और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो RBI क्या करेगा, इस बैंक रेट को बढ़ा देगा और जिस वजह से जो कमर्शियल बैंक हैं वो जो लोन लोगों को दे रहे हैं, जो ऋण लोगों को तक पहुँचा रहे हैं, वो एक तरफ तो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो लोग ऋण कम लेंगे, और दूसरी साइड बैंकों में जमा के रूप में जो पैसा जमा करवाया जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से बढ़ गई है, तो जनता क्या करेगी, पैसा ले जाके बैंकों में जमा करवाना भी शुरू कर देगी। इस तरीके से दोनों ही सॉल्यूशन हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सहायता कर रहे हैं। तो जो बैंक है हमारा केंद्रीय बैंक, वो बैंक दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उसके बाद आता है कि विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहित करना। तो इसमें जैसे WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्य जो इसके काम रहते हैं वो यही है कि जैसे इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसके रूल कौन डिसाइड करता है भी किन रूल्स के ऊपर ये ट्रेड होगा।
तो उन रूल्स को डिटरमाइन करना, और जैसे जो व्यापार है उसको लिबरलाइज करना। लिबरलाइज करने से मतलब होता है कि उस व्यापार के ऊपर जो टैक्स वगैरह हम लगाते हैं, कि जैसे बहुत से कंट्री जैसे हैं जो अपने आयातों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, निर्यातों में बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं। तो इन सब रूल्स को कंट्रोल कौन करता है, इनके ऊपर जो गाइडलाइंस बनाता है वो कौन बनाता है, WTO बनाता है। और अगर कोई डिस्प्यूट कोई लोगों देशों के बीच में हो जाता है कि मान लो, तो उसको सोल्व करने का भी किसके पास रहता है, ये WTO के पास ही अथॉरिटी इसकी है। सो इस तरीके से इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने देखा था 1995 1 जनवरी। इससे पहले वाली संस्था गेट, वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की स्थापना 1944। IMF की स्थापना भी कब हुई थी, 1944 में हुई थी। इसके बाद आता है कि उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, M0 बोलते हैं। इसी उच्च शक्ति मुद्रा को मोनेटरी बेस भी बोला जाता है, मोनेटरी बेस। और जो ये है, इसे रिजर्व मनी भी बोला जाता है, इसे रिजर्व मनी भी बोला जाता है। इसे ही उच्च शक्ति मुद्रा जो ये यूज किया गया है, हाई पावर मनी भी बोला जाता है। इसके साथ ही इसे बेस मनी भी बोला जाता है, बेस मनी। तो ये सारी जो इसकी टर्म्स हैं, इनको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस पे बन जाएगा कि M0 क्या है, या उच्च शक्ति मुद्रा क्या है, या मोनेटरी बेस, रिजर्व मनी और बेस मनी क्या है। सो इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा ये उत्पादित करी जाती है। तो जो केंद्रीय जो कोई भी देश है, उस देश का जो केंद्रीय बैंक है वो, और जो वहाँ की सरकार है, ये दोनों मिलके इसका क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि करेंसी में क्या होते हैं, नोट्स होते हैं और प्लस सिक्के रहते हैं। तो नोट की सप्लाई कौन करता है, RBI करता है, और सिक्कों की सप्लाई कौन करता है, भारत सरकार करती है। सो इस तरीके से जो उच्च शक्ति मुद्रा, जो एक्चुअल में इकोनॉमी में मनी सप्लाई है, वो किसके थ्रू है, नोट और सिक्कों के थ्रू। अब नोट और सिक्के किसके द्वारा जारी होते हैं, केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा जारी होते हैं। तो ये उच्च शक्ति मुद्रा जो है वो किनके द्वारा उत्पादित होती है, तो हमारा B ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आता है कि निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। तो हमने देखा था कि दो प्रकार की नीतियां होती है, एक होती है मौद्रिक और एक होती है राजकोषीय। तो जो मौद्रिक है उसे RBI अपनाता है, और जो राजकोषीय है उसे सरकार अपनाती है। सरकार की जो नीतियां हैं वो राजकोषीय नीतियां होती है। इस तरीके से जो रेपो रेट हमने देखा था कि जो RR है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, CRR है, SLR है, और इवन ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, और नैतिक दबाव, ये सब जो किसके अंतर्गत आते हैं, जो RBI क्या करता है, नैतिक दबाव बनाता है अपने बैंकों पे। तो ये सब उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स रहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं भी इसमें आता है, मौद्रिक का उपकरण नहीं है। सो देखो इसमें हमारा जो रेपो रेट भी आती है, खुले बाजार की क्रियाएं भी आती है, चयनित साख का नियंत्रण, यानी कि RBI क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही हमारे पैसे इकोनॉमी में लोन के रूप में जाए, तो उसको डिसाइड करता है। तो ये एक प्रकार की मौद्रिक नीति है, तो जिसके थ्रू RBI सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल अपना पैसा जो है सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही बेचता है। इस तरीके से कि जो मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, तो ये जो टैक्स लगाने का काम है ये किसका होता है, सरकार का होता है, और वो किसके अंतर्गत आता है, राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत आता है। इस तरीके से मौद्रिक नीति का ये उपकरण नहीं है, ये राजकोषीय नीति का है। इसके अलावा जैसे ऋण हो गया, सरकारी ऋण हो गया, और हमने क्या देखा था कि ऋण हो गया, टैक्स हो गया, और खर्च हो गया, सरकारी खर्च जो होता है, ये सब क्या है, राजकोषीय नीतियों के उपकरण हैं। इसके बाद आता है कि आर्थिक कल्याण जो है वो आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय में, इसका थोड़ा वर्डिंग में मुझे वो लग रहा है, तो हम इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा देखते हैं कि जैसे कि द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज नॉट नेसेसरीली कैप्चर्ड विद पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम का जो माप है वो मेन चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता, वेलफेयर की जो जरूरी है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कार्य की जो गुणवत्ता है वो भी महत्व करती है, शिक्षा का भी महत्व होता है, और स्वास्थ्य का भी महत्व रहता है। तो इसलिए जो
इसका आंसर रहेगा वो सभी हो जाएगा कि जो प्रति व्यक्ति आय है, अब आय व्यक्ति की ज़्यादा तो रहेगी, हो सकती है किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी अच्छा हो, स्वास्थ्य का स्तर भी अच्छा हो, वहाँ के लोग एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो। तो इसके लिए ये जो मेथड है ये पुराना मेथड है। अब जैसे HDI वगैरह का यूज किया जाता है ना, तो उसमें क्या क्या ये इन सबको ध्यान में रखा जाता है कि जो शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो ये सब इसमें ध्यान दिया जाता है। तो ये मेजर थोड़ा पुराना हो गया है, इसको अब यूज इतना नहीं किया जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मौद्रिक कोष है, मौद्रिक कोष का संरक्षण कौन होता है? RBI होता है। तो RBI जो है वो मुद्रा का जो रिजर्व में जो मुद्रा रखनी होती है उसको रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। इसके बाद आता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश किस में आता है? विनिवेश देखो जो होता है ना कि सरकार जब अपने जो उद्योग हैं उनमें से जैसे उनको एज डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जब उनका निवेश जब वो प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाता है या फिर उसका निजीकरण कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश किस से आता है? तो जब निजीकरण कर दिया जाता है उन सरकारी उद्यमों का तो हम विनिवेश कहते हैं, यानी सरकार अपने कंट्रोल से उस उद्योगों को प्राइवेट लोगों को दे देती है, उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा निजीकरण। उसके बाद आता है कि जो कि एक सूचकांक सर्जित किया गया था जो विकास को मापने के लिए लोगों की क्षमताओं का मापदंड पर उस पर जोर दिया गया और अपेक्षाकृत एकमात्र आर्थिक वृद्धि की बजाय क्षमताओं के मापदंड पर, जैसे कि ये क्या है कि एक अमर्त्य सेन का जो एक कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो हमें पता है कि सेन और महबूब उल हक जो थे इन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक जो दिया था उसको मानव विकास सूचकांक 1990 में की जो रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो एक सामने आई जिसके कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। इस तरीके से जो HDI तो जो है वो सूचकांक एक ऐसा सर्जित किया गया जिसमें सिर्फ आर्थिक वृद्धि को नहीं देखा जाता, उसके अलावा लोगों की क्षमताओं के मापदंड भी इसमें किया जाता है, जो कि कॉन्सेप्ट किसका है? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। कुछ और भी अर्थशास्त्री इनके साथ